Hello students, welcome to the another lecture of your surface chemistry. Actually, maybe this will be as first lecture of surface chemistry because last video having some problem हो गई थी, ठीक है. So this chapter is all theoretical chapter. Okay, इसमें कुछ ऐसा numerical portion नहीं है, जो भी है सब conceptual है, सब theoretical है, चीजें हैं जो समझनी है, ऐसी भी चीजें नहीं जो आपको by heart करनी है. So I thought I will teach you this chapter from NCERT, क्योंकि मैं अगर और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये थोड़ा कम पॉइंट ऑफ कम क्वेश्चंस कैरी करता है एंड बोर्ड एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन रहते हैं आपके, बट डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे आपके एनसीईआरटी बुक से आते हैं. इन आपके सीबीएसई बोर्ड बोल लो या फिर आप या बोर्ड एग्जाम्स नॉर्मल कोई भी स्टेट का बोर्ड एग्जाम बोल लो या फिर आप आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे फॉर एग्जांपल आपका नीट हो गया या फिर आपका जेई हो गया, जेई एडवांस, जेई मेंस, सब आपके डायरेक्टली इस चैप्टर से क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो दिस चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने सोचा कि आई विल मेक वन वीडियोस इन दिस. हम एक आपकी जो एनसीईआरटी की जो केमिस्ट्री है चैप्टर 5 की, इसको लाइन बाई लाइन्स पढ़ते हैं और चीजें समझते हैं. सो आई डिसाइडेड लाइक दिस. ओके, सो विल स्टार्ट दिस चैप्टर. सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है दैट इज व्हाट योर सरफेस केमिस्ट्री. ओके, सो इसमें हम बहुत कुछ पढ़ेंगे. आपका पोर्शन जो कि आपका इस साल के लिए डिडक्ट हुआ है, सीबीएसई का सिलेबस जो डिडक्ट किया गया है वो आपका कोलाइड से आपका सिलेबस डिडक्ट हो गया है. बट इफ टाइम परमिट्स, एज ये छोटा चैप्टर है तो अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो, क्योंकि वो भी बहुत ईजी टॉपिक्स हैं. सो विल स्टार्ट विथ सरफेस केमिस्ट्री. सो सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है? वो केमिस्ट्री जो सरफेस पे होती है, सरफेस की केमिस्ट्री को जो हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री. मीन्स जस्ट एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका ये एक सरफेस है, क्यूबॉइड है, ठीक है, और आप बोल दो कि ये टेबल है. क्यूबॉइड ले लो, मान लो, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, एक बॉक्स रखा हुआ है. तो सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है? सरफेस केमिस्ट्री वो होती है जो कि सरफेस पे होती है, मतलब ये सरफेस है, इस पे जो केमिस्ट्री होती है उसको हम बोलते हैं क्या? सरफेस केमिस्ट्री. ठीक है, सरफेस पे जो हो रही है केमिस्ट्री उसको बोलते हैं. जो बल्क पे होता है उसको क्या बोलते हैं हम? वो दैट इज अ डिफरेंट केमिस्ट्री. सो जो केमिस्ट्री सरफेस पे होती है उसको हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री. बेसिकली ये जो केमिस्ट्री होती है आपकी इंटरफेस पे होती है. ठीक है, मैं एक एक लाइन आपकी एनसीईआरटी की रीड करूंगी ताकि आपको चीजें समझ में आए. सो बेसिकली ये इंटरफेस केमिस्ट्री भी कहलाती है क्योंकि ये इंटरफेस पे होती है, ठीक है, और ये सरफेस केमिस्ट्री भी कहलाती है क्योंकि ये सरफेस पे होती है, जो अभी आप बोल सकते हैं. नाउ इन दिस विल स्टडी टू थिंग्स. आप पढ़ोगे एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन पढ़ोगे, सी एडजॉर्प्शन पढ़ोगे, एंड दूसरी चीज आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे एब्जॉर्प्शन. अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो एब्जॉर्प्शन आपको पता होगा कि हम एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, एक ये बीकर है, ठीक है, इस बीकर में आपने एक स्पॉन्ज ले लिया, स्पॉन्ज, ठीक है, स्पॉन्ज तो सबको पता होगा स्पॉन्ज क्या होता है. आपने इसमें वाटर पड़ा हुआ है, आपने क्या किया, ये स्पॉन्ज को डायरेक्टली इसमें डाल दिया, क्या हो जाएगा? ये स्पॉन्ज कुछ ऐसा फूल जाएगा, राइट, एक फ्लफी टाइप स्पॉन्ज बन जाएगा, फ्लफी. सो मतलब क्या हुआ, इसके अंदर पानी पूरा घुस गया इस स्पॉन्ज के अंदर. इस केसेस में आप क्या बोलते थे कि स्पॉन्ज के अंदर क्या हो गया, पूरा का पूरा पानी एब्जॉर्ब हो गया. क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया, राइट. जो दूसरी चीज है वो क्या है? जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. ये आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने पानी डाला, आपने एक कार्डबोर्ड ले लिया, एक क्यूब, लकड़ी का एक क्यूबॉइडल शेप का एक टुकड़ा ले लिया, ठीक है. अब आपने क्या किया, इस टुकड़े को इस पानी में डाल दिया, आपने डाला और आपने निकाल लिया, फट से आपने डाल दिया इसके अंदर और आपने बाहर निकाल दिया. जब आपने बाहर निकाला तो देखा कि इसकी जो सरफेस पे, जो सरफेस है, मतलब ये जो सरफेस है इस पे पानी की बूंदे हैं. पर आप एक चीज और देखोगे कि वो क्या वो पानी की बूंदे उसके अंदर चली गई है, वो लकड़ी के टुकड़े के अंदर चली गई है? नहीं, राइट. मतलब क्या हुआ, ये जो चीज हो रही है, जो आपने पानी में डाला, बाहर निकाला और जो सरफेस पे पानी रह गया, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज एडजॉर्ब. यहां पर क्या हुआ, ये एडजॉर्ब. एडजॉर्ब मतलब जो आपके सरफेस पे रह जाता है दैट इज कॉल्ड एडजॉर्ब, एंड जो आपका एब्जॉर्ब अंदर घुस जाता है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एब्जॉर्ब. ठीक है, एब्जॉर्ब. सो इसको क्या बोलते हैं हम, ये फेनोमेनन जो आपका होता है इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन होता है. एंड इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन. एंड नाउ अभी मैंने आपको बताया कि हम किस केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. हम केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि सरफेस पे होती है.
जो अंदर बल्क में होती है उसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले, सरफेस पे जो होती है उसको स्टडी करने वाले हैं। मतलब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं आपके एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ आई विल रीड वन बाय वन जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है, और जो भी चीज आएगी मैं आपको ऐसे ही समझाते हुए चलूंगी, ठीक है। आई मेक श्योर कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सो विल स्टार्ट। सबसे पहली चीज जो आपकी लिखी हुई है इस बुक में, सरफेस केमिस्ट्री, जो मैंने आपको बता दिया, डील्स विद द फेनोमेनन दैट अकर एट द सरफेस और यू कैन से इंटरफेस। वो केमिस्ट्री है जो कि आपकी डील करती है सरफेस पे जो फेनोमेनन हो रहा है, और यू कैन से इंटरफेस पे जो फेनोमेनन हो रहा है उस पर डील करती है। नाउ ये क्या लिखा है, द इंटरफेस और द सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग द बल्क फेजेस बाय हाइफन और स्लैश। अगर आपको बोल के रखा है आपके पास 2 इंटरफेस है, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस है, तो आप इसको रिप्रेजेंट, बहुत सिंपल चीज बताई हुई है, उसको इतनी जरूरत भी नहीं है। सॉलिड और लिक्विड आपने, सॉलिड और गैस आपने इंटरफेस ले रखा है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का कि वो सॉलिड और गैस इंटरफेस है, तो उसको डिनोट करने का तरीका ये है, सॉलिड लिखो, यहाँ डैश लिख दो, गैस, या फिर एक स्लैश दे सकते हो, सॉलिड स्लैश गैस, ठीक है। नाउ the interface or the surface is represented by separating the bulk phases by a hyphen, वही hyphen था, and a slash. For example, the interface between a solid and a gas may be represented by, देखो वही लिखा है, solid, ये dash दे रखा है, या फिर solid slash gas. Now, due to complete miscibility, miscibility मतलब completely soluble, घुल जाना, ठीक है। Due to complete miscibility, there is no interface between gases. अब आप बोलोगे सॉलिड लिक्विड के बीच में इंटरफेस होता है, ठीक है, इंटरफेस होता है सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, बट गैस के अंदर इंटरफेस नहीं होता है, क्योंकि गैसेस आपस में, गैस आपस में हाईली मिसिबल होती है। क्या होती है? मिसिबल, व्हाट इज द स्पेलिंग? इट इज आई थिंक समवॉट, हाँ, ये दैट इज मिसिबल। मिसिबल मीन्स हाईली सॉल्युबल, पूरा सॉल्युबल हो जाना, ठीक है, मिसिबल। तो गैस क्या होती है आपकी? हाईली मिसिबल होती है। नाउ देर इज नो इंटरफेस बिटवीन गैस, इसी वजह से कोई इंटरफेस नहीं होता है गैसेस में। द बल्क फेजेस दैट वी कम अक्रॉस इन द सरफेस केमिस्ट्री मे बी प्योर, ठीक है, मे बी प्योर कंपाउंड और सोल्यूशन। जो भी हम इस सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो भी सरफेसेस के बारे में, या तो वो प्योर होंगी, प्योर कंपाउंड से बनी होंगी, और या तो आपकी सोल्यूशन होंगी। द इंटरफेस इज नॉर्मली अ फ्यू मॉलिक्यूल थिक, बट इट्स एरिया डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बल्क phases. Many important phenomena noticeable amongst these bring corrosion, electrode processes, heterogeneous catalysis, dissolutions, crystallization occurs at interface. तो बेसिकली ये पूरे लाइन में यही बताया है कि आपका सरफेस जो फेनोमेनन है वो कहाँ कहाँ पे अकर करता है। बेसिकली ये बताया कि जो आपकी इंटरफेस होती है वो फ्यू लेयर से बनती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका इंटरफेस था, ये कुछ लेयर से बना है, ठीक है, जैसे ये सरफेस है कुछ लेयर से बना हुआ है, यही आपका इंटरफेस है। और ये जो सरफेस फेनोमेनन है वो आपका किस किस प्रोसेस में होता है वही बताया है। कैसे होता है वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, बस बता दिया, इंट्रोडक्शन, चलो ना इंट्रोडक्शन, राइट। तो आपका कोरिजन में होता है सरफेस फेनोमेनन, ठीक है, तभी तो आपकी रस्टिंग लग जाती है। कोरिजन मतलब रस्टिंग लग जाना, तो उसमें होता है आपका कोरिजन। इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस में होता है, इलेक्ट्रॉड में डिपोजिशन हो जाता है, ये सब समझ में आएगा। अभी पहले आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे समझ में आएगा। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में होता है, डिसोल्यूशन में होता है, क्रिस्टलाइजेशन में भी सरफेस फेनोमेनन यूज होता है। अब क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री फाइंड्स मेनी एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। इसका बहुत सारी एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में, ठीक है, एंड एनालिटिकल वर्क में भी, जो आप आगे चल के पढ़ोगे। जब आप आगे अगर साइंसेस में अपनी मास्टर्स करते हो या फिर ग्रेजुएशन करते हो तो आप ये सब पढ़ोगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, ये सब क्या होती है। नाउ द पॉइंट इज टू अकम्प्लिश सरफेस स्टडीज मेटिकुलसली, मतलब आपकी सरफेस केमिस्ट्री की स्टडी को अच्छे से करने के लिए इट बिकम्स इम्पेरेटिव टू हैव ए क्लीन, रियली क्लीन सरफेस। और कोई भी स्टडी, जैसे आप सरफेस केमिस्ट्री स्टडी करना चाहते हो, आप एक सरफेस चाहते हो, तो उस सरफेस को क्या होना चाहिए, उस सरफेस को बहुत क्लीन होना चाहिए, राइट। जैसे आप एक स्टडी करना चाहते हो, ये सरफेस ले लो, ठीक है, ये मैं हमेशा क्यूबॉइडल बना दूं, आप ये सोच रहे होगे, तो हम चलिए एक सरफेस ऐसा बनाते हैं, सरफेस है, तो आपको सरफेस फेनोमेनन की स्टडी करनी है। उसके लिए क्या चाहिए, आपका ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस पे स्टडी करोगे, ये सरफेस बहुत क्लीन होना चाहिए, मतलब इस पर कोई डस्ट पार्टिकल कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब है जब इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओ। प्रेशर जब बहुत लगाओगे तो सारा पार्टिकल खींच लेगा। क्या, जब आप बहुत प्रेशर से प्रेशर दोगे तो सारा पार्टिकल्स खींच लेगा। वैक्यूम पंप क्या करता है, वो क्लीन करता है ना, प्रेशर देके ही तो क्लीन करता है, सारा कुछ खींच लेगा और पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। पार्शियल वैक्यूम क्रिएट, वैक्यूम मतलब क्या, कुछ भी ना होना, ठीक है। तो मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट बिकम्स इम्पेरेटिव
imperative to have a really clean surface under a very high vacuum। ठीक है, जब बहुत हाई वैक्यूम होता है उस केस में आप प्रेशर क्या दोगे? प्रेशर जब आप बहुत लो कर देते हो, मतलब जब आपका प्रेशर, अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जब वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हो रहा था, ठीक है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो था, उसमें जो आपने डिस्चार्ज ट्यूब लिया था कैथोड रे में, उसमें क्या किया था? प्रेशर को 10⁻³ कर दिया था। क्यों कर दिया था? इतना कम प्रेशर कर दिया था कि उसके अंदर जो भी गैसेस थी बहुत कम, 1-2 गैसेस के मॉलिक्यूल्स बचे होंगे, ताकि आपकी कैथोड रे दिखे, और उसी के बाद आपकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई थी, राइट? उसके बाद आपकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी। आपको क्लीन सरफेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हाई वैक्यूम देना पड़ेगा। हाई वैक्यूम तभी होगा जब आप प्रेशर 10⁻⁸, सोचिए कितना छोटा टर्म है, 10⁻⁸ to 10⁻⁹ पास्कल। हाउ इट इज नाउ पॉसिबल टू ऑब्टेन अल्ट्रा क्लीन सरफेस ऑफ द मेटल्स। ठीक है, सॉलिड मटेरियल विद सच अ क्लीन सरफेसेस नीड टू स्टोर्ड इन वैक्यूम। जो सॉलिड मटेरियल की ऐसी क्लीन सरफेस है उनको वैक्यूम में रखना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल बी कवर्ड विद मॉलिक्यूल्स ऑफ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर, नेमली डाइऑक्सीजन एंड डाइनाइट्रोजन। अगर कोई मेटल, जैसे कि हम नेल, आपकी कील लगाते हैं ना, आप अगर कील ऐसे मेटल सरफेस को, कील को बाहर लगा दो, क्या होगा? उस मेटल सरफेस पे कोरोजन हो जाता है ना, रस्ट लग जाती है। क्या होता है? वो क्या है? वो आपका सरफेस फेनोमेनन, वो अपनी सरफेस केमिस्ट्री है। सरफेस हो रहा है ना, सरफेस पे तो क्या हो रहा है? उसके अंदर तो, कील के अंदर तो नहीं लग जा रहा है, बाहर सरफेस पे लग रहा है। अगर आप उसको अच्छे से स्क्रैच करोगे, देखोगे उसकी जो जंग लगी है वो चली भी जाएगी। तो वो क्या हो रहा है? तो यही बोला हुआ है यहाँ पर, सॉलिड मटेरियल विद सच अ क्लीन, जो सॉलिड मटेरियल जो है मेटल का, उस पर अगर बहुत क्लीन सरफेस है तो उसको अंडर हाई वैक्यूम में रखना पड़ेगा, जहां पर कोई मॉइस्चर, कोई ऑक्सीजन, कोई नाइट्रोजन वगैरह ना टच करे उसको। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन का पेज बता दिया कैसे पढ़ते हैं। और मैं आपको एनसीईआरटी रीड करके इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आप सबको पता हो कि एनसीईआरटी को पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, यू हैव टू इन द फर्स्ट रीड यू हैव टू अंडरलाइन द थिंग्स जो आपको लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से। ठीक है, कोई भी पॉइंट मत मिस करो, आप खुद से रीड किया करो, बहुत अच्छा होगा। देन आपको एक और बार रीड लगानी है, तो उसके बाद आपको क्या होगा? आपको चीजें पता चल जाएंगी। अच्छा, सेकंड रीड में आपको पता चलेगा, ओके पहले तो मैंने यूं ही लाइन कर लिया था, अभी ये इतनी भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ओके ये तो मुझे याद ही है, इसलिए 2 टाइम रीड करना बहुत जरूरी है। वैसे तो 3 टाइम बहुत जरूरी है, बट 2 टाइम भी करोगे तो ठीक है। अब आप इस यूनिट में क्या पढ़ोगे? इन दिस यूनिट यू विल बी स्टडिंग सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सरफेस केमिस्ट्री सच एज एड्सॉर्प्शन पढ़ोगे, कैटालिसिस पढ़ोगे, कोलाइड्स इंक्लूडिंग इमल्शन एंड जेल। इमल्शन बनेगा और जेल बनेगा। ये 3 चीजें हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। मैंने बोला ना बहुत छोटा चैप्टर ये, बट बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तभी चीजों को बहुत चीजें कर पाओगे। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है, और हम एक एक चीज को देखते हैं एकदम बारीकी से। सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। एड्सॉर्प्शन से स्टार्ट हो रहा है आपका, एड्सॉर्प्शन टॉपिक है। सो मैं थोड़ा स्पीड पढ़ाती हूँ ताकि आपका हम कुछ टॉपिक कंप्लीट कर सके। सो there are several examples which reveal that the surface of a solid has tendency to attract and retain molecule of the phases with which it comes in contact। इसके हिसाब से क्या बोला जा रहा है कि स्टडीज ने ऐसा बताया है कि सॉलिड के जो सरफेस होती है, सेवरल मॉलिक्यूल्स की जो सॉलिड के सेवरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो क्या करता है, जो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके अपने ऊपर रिटेन करके रखता है। ठीक है, जब भी वो उनके कांटेक्ट में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक टेबल ले लो आप, ठीक है, एक टेबल ले लो आप, और अगर उसको छोड़ दो बाहर, आप देखोगे कुछ टाइम के बाद आके देखोगे उस पर क्या होता है, बहुत सारे धूल के पार्टिकल जमा हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपकी टेबल है, ठीक है, ये आपका टेबल, जैसे टेबल है, ठीक है, ये टेबल बना दी मैंने, इसको आपने बहुत दिन तक यूज नहीं किया है, सॉरी फॉर द बैड ड्रॉइंग, ठीक है, ये टेबल है, इसको आपने बहुत दिन तक यूज नहीं किया है, क्या देखोगे इसमें एक धूल की एक लेयर जमा हो जाएगी। तो वही ऐसे बहुत सारी चीजों के साथ होता है, इवन कील के साथ उसमें रस्ट की एक लेयर जमा हो जाएगी। तो यही बोला है, बहुत सारी देयर सेवरल, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि बताते हैं कि सरफेस, सॉलिड की सरफेस पे एक टेंडेंसी होती है सॉलिड की सरफेस की कि वो अट्रैक्ट कर सकती है पार्टिकल्स को और अपने ऊपर रहने के लिए मजबूर कर सकती है। ठीक है, ऑफ द फेज विद विच इज इन कम्स इन कॉन्टेक्ट, जो भी फेज उसके कॉन्टेक्ट में आता है उसके साथ वो अपने कांटेक्ट में रख सकती है उसको। दीज मॉलिक्यूल रिमेन ओनली एट द सरफेस एंड डू नॉट गो डीपर इनटू द बल्क। अब क्या है, देखो धूल जैसे टेबल के ऊपर आ गई, क्या वो धूल उसके अंदर चली जाती है टेबल की? नहीं, वो धूल उस सरफेस पे रहती है, आप कपड़े से हटा सकते हो उसको। ठीक है, नेल पे अगर जो रस्ट लगी है, क्या वो नेल के अंदर चली जाएगी? नेल को अगर तोड़ दोगे बीच में तो बीच में देखोगे कि वो एकदम चमकीला है अंदर, बट उसके बाहर रस्ट लग गई है। तो मतलब क्या होता है, क्या बोला है कि जो मॉलिक्यूल्स आते हैं जो सॉलिड के कॉन्टेक्ट में, वो क्या होते हैं, वो सिर्फ सरफेस पे रहते हैं,
वो अंदर नहीं जाते, दे डोंट गो डीपर इन टू द बल्क। सो हैंस इससे हम क्या एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, द एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज जो आती हैं वो मॉलिक्यूलर स्पीसीज हुई, डस्ट पार्टिकल हो लो या फिर आपका रस्ट हो लो, ठीक है। सो द एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस पे जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज का एक्युमुलेशन हो रहा है रेदर देन इन द बल्क ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड, क्योंकि आपका जो ये जो सरफेस केमिस्ट्री का फेनोमेना है वो आपका सॉलिड और लिक्विड केस में होता है। तो द एक्युमुलेशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क, सरफेस पे रहना रेदर देन इसके बल्क में जाने से, इन केस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इट्स टर्म एज व्हाट, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। शायद ये चीज क्लियर हो गई होगी कि क्या होता है आपका एड्सॉर्प्शन। नाउ द मॉलिक्यूलर स्पीसीज और सब्सटेंसेस विच कॉन्सेंट्रेट और एक्युमुलेट्स एट द सरफेस, जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज और जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्युमुलेट होते हैं एट द सरफेस इज टर्म्ड एज व्हाट, एड्सॉर्बेट। क्या बोलते हैं उसको हम, एड्सॉर्बेट बोलते हैं। एंड द मटेरियल ऑन विच द सरफेस ऑफ विच द एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस, जहां पर एड्सॉर्प्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट। मीन्स जो ये सरफेस है आपकी टेबल, उस पे जो डस्ट पार्टिकल्स आके एक्युमुलेट हुए, वो जो डस्ट पार्टिकल हो रहे हैं या फिर आपकी जो नेल पे जो रस्ट आ रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं जो पार्टिकल आके हो रहा है, बैठ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेट, ठीक है, जो पार्टिकल आके बैठ रहा है। और जिस पे बैठ रहा है, जैसे कि ये टेबल पे बैठ रहा है, टेबल आपका क्या हो गया, एडसॉर्बेंट, ठीक है, एडसॉर्बेंट। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी, एडसॉर्बेंट क्या होता है, एडसॉर्बेट क्या होता है, ठीक है। नाउ ये हो गया आपका एडसॉर्बेट। यहाँ द मॉलिक्यूलर स्पीसीज और द सब्सटेंसेस विच कंसंट्रेट और एक्युमुलेटेड एट द सरफेस इज टर्म्ड एज एडसॉर्बेट, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड द मटेरियल ऑन विच द सरफेस ऑफ विच एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एड्सॉर्बेंट, उसको एड्सॉर्बेंट बोलते हैं। नाउ यहाँ एक जनरल टर्म लिख रखी है, एड्सॉर्प्शन इज एसेंशियली ए सरफेस फेनोमेनन। जो आपका एड्सॉर्प्शन है वो बेसिकली एक सरफेस फेनोमेनन है। Solids, particularly finely divided state, have larger surface area and therefore charcoal, silica gel, alumina gel, clay, colloids, metal in its finely divided state act as a good adsorbent. So basically जो आपका ये adsorption है, जो ये आपका adsorption है, हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं राइट, और सब कुछ सरफेस पे हो रहा है, तो ये एक आपका सरफेस क्या है, सरफेस फेनोमेनन हो गया ये आपका फेनोमेनन, ठीक है, ये आपका सरफेस फेनोमेनन हो गया। तो मतलब जो भी एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि आपका सॉलिड्स पर्टिकुलरली, अगर कोई भी सॉलिड अगर पर्टिकुलरली फाइनली डिवाइडेड स्टेट में है और उसका सरफेस एरिया बहुत, जब भी देखो अगर आपको मैं बोलूँ ये एक आपने एक लिया कोल, ठीक है, कोयला, ठीक है, कोयला का एक बॉल टाइप ले लिया आपने, ठीक है, आपने वो लिया, उसका सरफेस एरिया कम होगा। अगर इसको तोड़ दो, एकदम चूरा बना दो एकदम, ठीक है, चूरा बना दो, चूरा बना दोगे तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। अगर उसको एक बर्तन में डालकर रखोगे तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। तो सॉलिड जब उनका ज्यादा सरफेस एरिया हो जाता है तो वो ज्यादा क्या करते हैं, ज्यादा एड्सॉर्प्शन करते हैं। क्या करते हैं, ज्यादा एड्सॉर्प्शन करते हैं, ज्यादा एड्सॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। नाउ यही लिखा हुआ है, तो इसके हिसाब से जो चारकोल होता है आपका, चारकोल, सिलिका जेल, सिलिका जेल आपको पता होगा क्या होता है, चारकोल भी आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, सब बेसिक चीजें हैं। चारकोल क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, उसमें आपका एब्जॉर्ब कर लेता है वो बहुत सारी चीजें, गैसेस एब्जॉर्ब कर लेता है, लिक्विड्स एब्जॉर्ब कर लेता है, चारकोल होता है। सिलिका जेल आपका जब ट्रॉलीज नई आए थे, कपड़े आए होते हैं, उसमें एक पैकेट छोटी सी डाल के रखी होती है, सिलिका जेल लिखा रहता है, वो आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। वैसे ही एल्यूमिनियम जेल भी आपका लिक्विड में जाके आपका सम अमाउंट ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेता है। क्ले तो आपको पता ही है, क्ले से आप कुछ कुछ पुतले बनाते हो, ठीक है ना, क्ले, कोलाइड्स। सो ये सारी चीजें क्या, ये सारी चीजें क्योंकि ये चूरा चूरा बन जाती हैं, और जब चूरा बन जाती है, सॉलिड है एक्चुअली, और ये चूरा जब बन जाती है तो ये ज्यादा सरफेस एरिया कवर करती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, इनका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें आपकी एग्जाम्पल हैं गुड एड्सॉर्बेंट की, ठीक है। अभी ये सारी चीजें मैं आपको बहुत स्लोली पढ़ा रही हूँ, बट वंस आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लग जाएगा तो हम चीजें बहुत स्पीड में पढ़ेंगे। नाउ हम क्या पढ़ेंगे, एड्सॉर्प्शन इन एक्शन, कैसे होता है ये एड्सॉर्प्शन, हम इसको आपको जल्दी से समझाते हैं। सो फर्स्ट आई विल टेक एन एग्जांपल, इफ अ गैस लाइक, अगर कोई गैस है आपकी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, इज टेकन इन ए क्लोज बीकर, आपने एक क्लोज वेसल में इन सारी गैसेस को ले लिया है और उसके अंदर आपने डाल के रखा है पाउडर्ड चारकोल डाल रखा है। तो क्या होगा, क्या ऑब्जर्व किया, इट इज ऑब्जर्व दैट द प्रेशर ऑफ द गैसेस इन द इनक्लोज वेसल, और क्या किया, प्रेशर डिक्रीज कर दिया, ठीक है।
द गैसेस मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेटेड एट द सर्फेस ऑफ द चारकोल, दैट इज द गैसेस आर एब्जॉर्ब्ड एट द सर्फेस। मींस आपने ये सारी गैसेस एक क्लोज वेसल्स में ले ली, ठीक है, और क्या किया, उसके अंदर क्या कर दिया, चारकोल डाल दिया, चारकोल पाउडर डाल दिया। उसके बाद जो प्रेशर था उसको डिक्रीज कर दिया। थोड़े टाइम के बाद क्या ऑब्जर्व किया, जो चारकोल आपने डाला था वो सारी गैसेस चारकोल पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी और वो सारी गैसेस कंसंट्रेट हो जाएंगी एट द सरफेस ऑफ चारकोल। और उससे आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हो कि गैसेस क्या हो गई हैं, एब्जॉर्ब हो गई हैं। एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब। देखिए एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब होना, एडजॉर्ब होना में बहुत अंतर है। एडजॉर्ब मतलब बल्क में एडजॉर्ब हो जाना, सरफेस पे होना उसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्ब। तो बेसिकली क्या हो जाएगी, वो चारकोल की सरफेस पे क्या हुई, एडजॉर्ब हो गई। नाउ सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड पॉइंट क्या है, इन ए सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई, क्या हुआ, एक ऑर्गेनिक डाई का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, से मिथिलिन ब्लू, एक ब्लू कलर की डाई होती है, दैट इज कॉल्ड एज मिथिलिन ब्लू। डाई तो आपको पता ही है ना, डाई से हम लोग कपड़े कलर करते हैं, ठीक है। तो जब क्या किया, इन ए सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई से मिथिलिन ब्लू, ठीक है, व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड, उसमें अगर एनिमल चारकोल ऐड किया, द सॉल्यूशन इज वेल सेकन, उसके बाद सॉल्यूशन को अच्छे से शेक किया, इट इज ऑब्जर्व दैट द फिल्ट्रेट टर्न कलरलेस, जो फिल्ट्रेट था, ठीक है, उसका वो क्या हो गया, वो आपका कलरलेस हो गया। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाई दस एक्युमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ व्हाट, चारकोल, दैट इज एब्जॉर्ब्ड। मीन्स आपने क्या किया, एक आपने मिथिलिन ब्लू का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, डाई है उसका सॉल्यूशन लिया, और उसमें आपने एनिमल चारकोल मतलब वही चारकोल डाल दिया, और उसके बाद वो सॉल्यूशन को अच्छे से शेक किया। देखा क्या कि जो उसके फिल्ट्रेट, ठीक है, फिल्ट्रेट मतलब उसको छान लिया, शेक करने के बाद उसको छान लिया, छानने के बाद जो नीचे बचता है, ऐसे तो उसका भी सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, कलर आना चाहिए, क्योंकि मिथिलिन ब्लू कलर की होती है, पर उसको चारकोल डालने का शेक किया और छान के देखा, और जो फिल्ट्रेट जो नीचे बचा, ठीक है, वो देखा वो कलरलेस था, उसका कोई कलर ही नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिथिलिन ब्लू कलर था वो क्या हुआ, वो एड्सॉर्ब्ड हो गया चारकोल की सरफेस पे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई दस एक्युमुलेटेड ऑन, मतलब एक्युमुलेटेड मतलब एड्सॉर्ब भी हो गया, राइट, ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, मतलब दैट इज व्हाट, क्या हो गया, एड्सॉर्ब हो गया। आई थिंक ये भी एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। नाउ थर्ड एग्जांपल इज व्हाट, एक्वस सोल्यूशन ऑफ रॉ शुगर। आपने ये देखा होगा, हमारे रॉ शुगर कैसे बनती है, केन शुगर से, ठीक है, गन्ने से बनती है ना। तो जब ये प्रोसेस होता है तो जो शुगर का कलर होता है ना, वो काफी येलो टाइप होता है, ठीक है। तो जो रिफाइनरी का प्रोसेस होता है ना, उसमें क्या करते हैं, वो शुगर को आप एनिमल चारकोल मतलब ऐसा बेड ऑफ एनिमल चारकोल से पास कराते हैं। बेड मतलब एक्चुअल बेड में समझ लो कि चारकोल ऐसे लेयर में पड़ा रहता है, उस पे से आपकी शुगर पास होती है। जब वो उस पे से शुगर पास होती है, तो जो भी इम्प्योरिटी होती है शुगर के ऊपर, मतलब जो भी शुगर के ऊपर येलो सा कलर आ गया है शुगर केन की वजह से, जो गन्ने की वजह से उस पर येलो कलर, और वो सारा कलर वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और आपका शुगर क्या दिखता है आपको, व्हाइट। सो यही लिखा हुआ है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ रॉ शुगर। आपका क्या होता है, पानी वाला सोल्यूशन रॉ शुगर का बनाते हैं, और उसको क्या करते हैं, पास करते हैं, किससे, ओवर बेड्स ऑफ एनिमल चारकोल, बेड ऑफ एनिमल चारकोल से पास कराते हैं, और क्या होता है, बिकम्स कलरलेस एज द कलरिंग सब्सटेंसेस आर एड्सॉर्ब बाय चारकोल। यहाँ पर भी एड्सॉर्ब हो रहा है, आपका क्या करता है, चारकोल जो कलरिंग सब्सटेंसेस को एड्सॉर्ब कर लेता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, द एयर बिकम ड्राई इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। एयर क्या होती है आपकी, बिकम ड्राई हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल, बिकॉज द वाटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स गेट एड्सॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ द सिलिका जेल। अब क्या होता है, आपने देखा होगा, जब मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था, ट्रॉली आती है आपकी, बैग्स आते हैं, शूज आते हैं, उसमें एक पैकेट डाल के रखा होता है, ठीक है, छोटा सा पैकेट रहता है ऐसा, उस पर लिखा रहता है सिलिका जेल, नॉट टू ईट लाइक दैट, सिलिका जेल का पैकेट रहता है। वो पैकेट होता क्या है, जो आपकी एयर होती है, आपको पता है उसमें मॉइस्चर होता है, थोड़ा सा वाटर होता है, ठीक है। सो अगर आपका शूज बैग्स आपके मॉल्स में कितने देर तक पड़े रहते हैं, ठीक है, मॉल्स शॉप में कितने पड़े रहते हैं, टेम्परेचर आपका वेरी करता रहता है, तो मॉइस्चर अल्टीमेटली उसमें आ जाएगा। ताकि वो मॉइस्चर ना आए, शूज आपके परफेक्टली रहें, उसके अंदर एक सिलिका जेल डाल के रखते हैं वो लोग, ताकि उसमें कोई भी मॉइस्चर ना लगे। और आपका सिलिका जेल करता क्या है, द एयर बिकम्स ड्राई, आपका जो एयर बिकम्स ड्राई हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल, जो आपकी मॉइस्ट एयर होती है वो ड्राई हो जाती है, सिलिका जेल आपका एब्जॉर्ब कर लेता है, बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स गेट एड्सॉर्ब हो रहा है ऑन द सर्फेस ऑफ सिलिका जेल। ये आपका फोर्थ पॉइंट भी हो गया। नाउ it is clear from the above example that solid surfaces can hold the gas or liquid molecule by virtue of adsorption। इससे हमारे ऊपर के एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया कि जो सॉलिड की सरफेस होती है
वो आपके गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकती है, अपने ऊपर होल्ड कर सकती है बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट, बाय वर्च्यू ऑफ एड्जॉर्प्शन। मतलब एड्जॉर्प्शन फेनोमेनन से सॉलिड सरफेस पे लिक्विड या गैस पार्टिकल्स एड्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है, यही है इसका मतलब। नाउ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड एड्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम अ सरफेस ऑन विच इट इज एड्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन क्या होता है? डीजॉर्प्शन क्या होता है? डीजॉर्प्शन होता है आपका जब कोई, जैसे कि आपने बोला, ठीक है, आपने चारकोल, ये जो आपने एग्जांपल लिया था, ये वेसल है, इसमें आपने सारे गैसेस थी आपकी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन, सब कुछ था, और आपने इसमें चारकोल डाल दिया, ठीक है। चारकोल जब डाल दिया और तो क्या पता चला, जो भी गैसेस थी वो चारकोल की सरफेस पे आपकी एड्जॉर्ब हो गई। अब इस प्रोसेस को रिमूव करना, जो गैसेस एब्जॉर्ब हो चुकी हैं उनको वापस निकालना, वो जो एब्जॉर्ब हो गई उन गैसेस को बाहर निकालना, उसको क्या बोलते हैं हम? डीजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? डीजॉर्प्शन। तो ये याद रहेगा आई थिंक, ठीक है, डीजॉर्प्शन बोलते हैं। सो बेसिकली यही है, क्या बोला है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्जॉर्ब जो सब्सटेंस एड्जॉर्ब हो चुका है उसको रिमूव करना सरफेस से, उसको ही हम बोलते हैं डीजॉर्प्शन। नाउ मैंने आपको ये पहले से ही समझा दिया है डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये दोनों के बीच में क्या डिस्टिंक्शन और डिफरेंसेस है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, बट जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है उसको भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। तो इन एड्जॉर्प्शन द सब्सटेंसेस इज कंसंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस। जो एड्जॉर्प्शन होता है आपका, जो सब्सटेंसेस होता है वो सिर्फ सरफेस पे कंसंट्रेट करता है, डज नॉट पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस टू द बल्क, वो सरफेस से बल्क की तरफ नहीं जाता है, टू द बल्क ऑफ द एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट जो होता है जहां पर हो रहा है सब, उसके अंदर बल्क में नहीं जाता है। वाइल आपका एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये आपका एब्जॉर्प्शन में, वाइल इन एब्जॉर्प्शन द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क। एब्जॉर्प्शन में आपका सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बल्क के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं चौक का। वेन ए चौक स्टिक इज डिप्ड इन इंक द सरफेस रिटेन द कलर ड्यू ऑफ द इंक ड्यू टू एड्जॉर्प्शन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपने इंक ले रखी है, इस इंक में आपने क्या किया, एक चौक, ठीक है, चौक को डिप किया। जब उसने आपने डिप किया और उसको बाहर निकाला तो जो उसकी सरफेस पे कलर आ गया चौक के, दैट इज व्हाट, दैट इज एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन। और जो कलर उसके अंदर जाने लगा, ठीक है, जैसे आपने ये किया और जो कलर सरफेस पे आ गया दैट इज एड्जॉर्प्शन। जो कलर उसके अंदर जाने लगा, ठीक है, अंदर थोड़ा थोड़ा जाने लगेगा ना, दैट इज व्हाट, एब्जॉर्प्शन। जो अंदर जाना प्रोसेस हुआ, बल्क में जाना प्रोसेस हुआ, सरफेस पे एड्जॉर्प्शन, बल्क में जाने लगा तो सॉरी एब्जॉर्प्शन, दिस इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वही बोला हुआ है। नाउ सो ये एग्जांपल लिखा है, मैंने चॉक स्टिक्ड इज डिप्ड इन, चॉक की स्टिक को डिप किया है आपने इन इंक में, तो द सरफेस रिटेन द कलर ऑफ द इंक ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ द कलर मॉलिक्यूल, while the solvent of the ink goes deeper into the stick due to what, absorption। solvent अंदर जो गया है इस स्टिक के, चॉक स्टिक के, वो एब्जॉर्प्शन के। अब क्या करोगे, अगर आप ऑन ब्रेकिंग द चॉक स्टिक इट इज फाउंड टू बी वाइट फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, अगर आप इसी को थोड़ी देर के लिए आपने डिप किया है और आपने बाहर निकाल दिया और आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि अंदर जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अंदर जा रहा है, उसके बाद आपने इसको तोड़ दिया, आप देखोगे तोड़ने के बाद, ठीक है, ये चॉक है, इसको आपने ऐसे तोड़ दिया, तोड़ने के बाद जो अंदर का सरफेस है वो आपका व्हाइट ही है, क्या है, व्हाइट ही है, ठीक है। मतलब ऑन ब्रेकिंग द चॉक स्टिक इट इज फाउंड टू बी व्हाइट फ्रॉम इनसाइड। इस डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ वाटर वेपर। तो ये आपको समझ में आ गया कि ब्रेक करोगे तो अंदर पता चलेगा कि पूरा अभी तक अंदर घुला नहीं है, पर हाँ उसी को आप रात भर छोड़ दोगे तो क्या होगा, उसके अंदर पूरा पूरा घुस जाएगा, ठीक है। नाउ दूसरा क्या है, ए डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ वाटर वेपर। द वाटर वेपर आर एब्जॉर्ब्ड बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बट एब्जॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल। आपका जब भी आपका कोई सरफेस में वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सोल्यूशन ले लिया है, ठीक है, और आपको चाहिए कि वो आपका एब्जॉर्ब कर ले, तो उस समय आप क्या करोगे, कैल्शियम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालोगे, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दोगे, ठीक है, आपका एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। जब आप एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालोगे तो आप क्या देखोगे कि जो आप ये क्या करेगा, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, जैसे ये एक टुकड़ा है एनहाइड्रस, इसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन है, इसमें वाटर है थोड़ा सा, आपने एनहाइड्रस ये डाल दिया, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, तो ये कैल्शियम क्लोराइड के अंदर क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और वैसे ही सिलिका जेल क्या करता है, सिलिका जेल पे वाटर एडजॉर्ब होता है, उसके अंदर नहीं जाता, सरफेस पे क्या होता है, एडजॉर्ब
एड्सॉर्ब्ड, सॉरी बी होगा ये, एड्सॉर्ब्ड होता है, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, एब्सॉर्ब्ड, एब्सॉर्ब अंदर घुस जाता है, बल्क में चला जाता है, यही डिफरेंस है, तो वही बताया हुआ है, ठीक है। सो क्या बोला है, वाटर वेपर आर एब्सॉर्ब्ड बाय एनहाइड्रस, जो वाटर की वेपर होती है वो आपकी एब्सॉर्ब कर लेता है, मतलब बल्क में चली जाती है क्या, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के, बट एब्सॉर्ब मतलब सरफेस पे रहती है किसके, सिलिका जेल के। इन अदर वर्ड्स, इन एड्सॉर्प्शन the concentration of the adsorbate increases only at the surface of adsorbent। मतलब अदर वर्ड्स में बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं हम कि एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होता है आपका एड्सॉर्बेट का, जो सरफेस पे आके बैठता है, इंक्रीज तभी करता है जब सरफेस क्या होता है, ओनली एट द सरफेस ओके ऑफ एड्सॉर्बेंट, आपका इंक्रीज करता है, कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट इंक्रीजेस ओनली एट द सरफेस, आपका कंसंट्रेशन सिर्फ सरफेस पे इंक्रीज करता है। मतलब बेसिकली आपका जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सरफेस है, सरफेस पे एड्सॉर्बेंट होता है, सो बेसिकली जो आपका एड्सॉर्प्शन में होता है, एड्सॉर्प्शन क्या होता है, आपका जो सरफेस का कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, एड्सॉर्बेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट आपका सरफेस पे बैठा है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट आपका एड्सॉर्बेंट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको एड्सॉर्बेंट बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट पे बैठा है, ठीक है, वही होता है। तो वही यहाँ पर एक्सप्लेन करके रखा है। इन अदर वर्ड्स, इन एड्सॉर्प्शन द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इंक्रीजेस ओनली एट द सरफेस ऑफ व्हाट, एड्सॉर्बेंट, आपका कंसंट्रेशन कहाँ पर इंक्रीज होता है, ओनली एट व्हाट, द सरफेस, सरफेस पे ही कंसंट्रेट, जितने मॉलिक्यूल एक्युमुलेट होंगे उतना ही कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उतनी भी एक्युमुलेट होगा। When in absorption, while absorption में क्या होता है, the concentration is uniform throughout the bulk। absorption में आपका जैसे ये ले लो एग्जाम्पल, ये एक बल्क, ये है स्पॉन्ज का एग्जाम्पल ले लिया, स्पॉन्ज में क्या होगा, पूरा पानी अंदर घुस जाएगा, तो जो आपका कंसंट्रेशन पूरे बल्क में कितना पानी आ रहा है उस पर डिपेंड करता है, अंदर कितना पानी आ रहा है। सो यही बोल के रखा है आपका एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इंक्रीजेस, आपका एड्सॉर्बेट का कंसंट्रेशन जितना इंक्रीज करेगा, ओनली व्हाट, आपका एड्सॉर्बेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तब ओनली सरफेस पे, एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे इंक्रीज करेगा, ठीक है। वाइल आपका एब्सॉर्प्शन में क्या होगा, वाइल इन एब्सॉर्प्शन द कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म, आपका यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट द बल्क, ओके। अब ये बोथ एड्सॉर्प्शन क्या होता है आपका, बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे ये आपका एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों हो सकते हैं। द टर्म ज़ॉर्प्शन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस, अगर आपका एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ज़ॉर्प्शन। इसका एग्जाम्पल आपका वुड हो सकता है, वुड को जब आप एक पानी में डुबकी लगाते हो, ये जैसे पानी का है, इसमें आपने एक वुड का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया है, उसको पहले डाला और उसको अगर निकाला तो देखोगे उसके सरफेस पे पहले पानी जाएगा, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, आपका एड्सॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, एड्सॉर्प्शन हो रहा है, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ। और धीरे धीरे अगर उसको रात भर डुबो के रख दिया, धीरे धीरे पानी उसके अंदर भी जाने लगेगा, तो वो वहां पे क्या होने लगेगा, एब्सॉर्प्शन होने लगेगा। तो साइमल्टेनियसली दोनों चीज हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ॉर्प्शन, ठीक है। सो बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन कैन टेक प्लेस व्हाट, साइमल्टेनियसली also, or the term absorption is used to determine what, or you can say describe that process. So I think ये अभी आपका यहाँ पर आपको इतना चीज समझ में आ गई होगी। In the next class what we'll do, we'll understand the mechanism of adsorption, हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, एड्सॉर्प्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक है, और हम चीजें समझेंगे। Thank you student, this is for the today's class.